नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी किताब के 11वीं क्लास के इतिहास विषय के पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय को हमने 4 भागों में बांटा है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ पहले एक खंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः हम आदि मानव के भौगोलिक फैलाव के बारे में चर्चा करेंगे। आदि मानव के इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं, उन स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे और उन स्रोतों के आधार पे जो इतिहास लिखा जाता है वो लेखन की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को जानेंगे। और अंततः हम ऐसी कुछ खोज कहानियों के, आदि मानव के इतिहास के बारे में जो खोज हुई है उसकी कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने आप में दिलचस्प है। अगर हम पहले मानचित्र फैलाव के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो आदि मानव का मानचित्र पे फैलाव मुख्यतः 3 एशिया, अफ्रीका और यूरोप में है। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें इनके अफ्रीका में फैलाव है और ये खासकर नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र है पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों में। उसी तरह से यूरोप में भी इनका फैलाव था, जो मुख्यतः फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जो खास करके आगे चल करके रोमन साम्राज्य का जगह लेंगे, उन क्षेत्रों में ज्यादातर है। उसी तरह से एशिया में भी इनका फैलाव है और एशिया में मुख्यतः ये चीन, इंडोनेशिया और पूर्वी भारत में कुछ जगहों पे इनके अवशेष मिले हैं। अगर हम इनके मानचित्र फैलाव के बारे में कुछ और तथ्यों के ऊपर विचार करें तो इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलने के बारे में मुख्यतः 2 मॉडल दिए जाते हैं। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का कहना है कि आदि मानव के हर प्रजाति का जन्म अलग अलग क्षेत्रों में हुआ और वो उसी आसपास के क्षेत्रों में वो फैलते रहे। जबकि प्रतिस्थापन मॉडल, जो कि आप सामने ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि लाल, हरे और नीले रंग के जो एरोज बने हुए हैं वो दिखाते हैं कि कैसे मानव एक स्थान से जन्म लिया और अलग अलग देश दुनिया के क्षेत्रों में फैला है। उसी तरह से ये जो आपका मैप दिख रहा है इसमें भी वही दिखाया गया है किस तरह से प्रतिस्थापन मॉडल में अफ्रीका से में जो मानव पैदा हुए हैं वही आगे चल करके बचते हैं और वही हर जगह पे फैलते हैं। जबकि अगर आप क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के मैप को देखेंगे तो इसमें यह दिखा रहा है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका में अलग अलग जगह पे वो पैदा हुए और अपना अपना रास्ता खुद से तय किया उन्होंने। अब इतिहास के अगर स्रोतों के बारे में चर्चा करें जिनके आधार पर इनके बारे में अध्ययन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवाश्म। अब जीवाश्म सिर्फ मानव के जीवाश्म नहीं, और जीवाश्म में हड्डी से लेकर के मनुष्य ने उन सारी चीजों को जिनका इस्तेमाल, जिनके संपर्क में वो आए हैं, वो सारी चीजें उस दौर में उसके अवशेष दब गए थे जमीन के अंदर और उनको हम खुदाई करके निकालते हैं। तो इसमें सिर्फ मनुष्य की हड्डियां सिर्फ नहीं है जीवाश्म में, बल्कि उनके द्वारा, मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए गए सारे वो तंत्र, सारे वो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, उनके संपर्क में जो भी कुछ कोई आया। उसी तरह से महत्वपूर्ण है एक और औजार। औजार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदि मानव का विकास में ये महत्वपूर्ण क्रम, ये कड़ी जोड़ी जाती है जब मनुष्य अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए चीजों का आविष्कार करता है और उनके आधार पे वो अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वो है गुफा चित्र। जब मनुष्य साथ साथ रहने लगा, शिकार करने लगा, तो वो गुफाओं में चित्र बनाने लगा। चित्र बनाने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि वो क्यों बनाते थे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है सोर्स की तरह। उसी तरह से अगर हम प्रक्रिया पर चर्चा करें, किस प्रक्रिया के आधार से हम इतिहास को जानते हैं, उन स्रोतों के आधार पे कैसे लिखते हैं, तो वो प्रक्रिया खनन की प्रक्रिया मुख्यतः 2 तरह से होती है। एक है जहां पे कि पहले से ही लेयर आपको दिख रहे हैं, जैसा कि आप सामने वाले चित्र में देख रहे हैं, और जिस भी लेयर में आपको, जिस भी लेयर के बारे में, अलग अलग लेयर अलग अलग
समय खंड के बारे में बात करते हैं। जिस भी समय खंड का आपको इतिहास जानना है उस लेयर में खुदाई कीजिए और उसके बारे में उत्खनन कीजिए और उसके बारे में जानिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो विधि होता है उसमें है कि आप ऊपर से खुदाई करते हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे नए पुराने इतिहास के स्रोतों के बारे में आपको पता चलेगा। उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया जिसमें कि आप ये तय करते हैं कि कोई भी जीवाश्म जब आप उत्खनन से निकालते हैं तो उसकी तिथि कितनी है, कितना पुराना है वो, ये जानने के लिए कार्बन डेटिंग एक विधि है। कार्बन डेटिंग में हर वो चीज जिसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन 14, कार्बन 12 नहीं, जब वो चीज मरता है उसके बाद से उसके अंदर कार्बन 14 का विघटन होता है। तो जितना कम किसी भी जीवाश्म में कार्बन 14 होगा उस वस्तु की आयु उतनी ही ज्यादा पुरानी होगी। उसी तरह से एक और विधि है जिसमें हम वर्तमान से अतीत की ओर जाने की बात करते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी समाज के लोग आज भी हमें इस दौर में जीते हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासी जो आदि मानव हैं उनके जीवन के अनुरूप या उनके जीवन के समानांतर में वो जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आज भी वो कृषि बहुत कम करते हैं, आखेट ज्यादा करते हैं, शिकार ज्यादा करते हैं, संग्रहण की प्रक्रिया से जीते हैं। तो इनके जीवन के आधार पे हम कोशिश करते हैं कि जो आदि मानव है उनका जीवन कैसा होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि वर्तमान के आधार पे हम पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम कुछ ऐसे आदिवासी समाजों की भी चर्चा करेंगे जो कि आज भी उसी ढंग से जी रहे हैं जिस ढंग से माना जाता है कि आदि मानव जिया करते थे। उसमें से अगर आप कुछ खोज कहानियों के बारे में चर्चा करें तो एक खोज कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है ओल्डुवई गोर्ज की, और ये ओल्डुवई गोर्ज का आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो कंकाल मिला था इसकी प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक दंपति लगभग 40 सालों तक खोज करते रहे और 40 साल के बाद उनको कुछ मिला। तो ये आपको अपने आप में दिखाता है कि कितनी जटिल प्रक्रिया होता है, कितना पेशेंस रखना होता है, जहाँ पे कि एक हड्डी को पाने के लिए आप 40 साल अपने पूरे जीवन का लगाते हैं तब जाकर के आपको, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने पूरे हमारे इतिहास की समझ को पूरी बदल दिया। उसी तरह से निंडर घाटी है। निंडर घाटी स्पेन में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स के बीच में स्पेन यहाँ पे है। ये निंडर वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले निंडरथल मानव का अवशेष मिला था और जगह के नाम के आधार पे ही इस मानव का नामकरण कर दिया गया। और नामकरण करने की प्रक्रिया और भी बहुत सारी है जिस पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। और ये आप जो सामने चित्र देख रहे हैं ये निंडर घाटी के उस जगह की है जहां से वो अवशेष हमें मिला था। इस वीडियो में हमने मुख्यतः सीखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आदि मानव का फैलाव हुआ, क्या प्रक्रिया थी उनके फैलने की, एक जगह पे पैदा होकर के और दूसरी जगह पे फैलने की। इस वीडियो में हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि आदि मानव इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, किस तरह कितने सारे स्रोत हैं और वो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के आधार पे हम इतिहास का इन स्रोतों को अध्ययन करते हैं। अगली वीडियो जो दूसरा खंड होगा इस अध्याय का, उसमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न मानव प्रजातियों के विकास की, यानी कि अलग अलग समय में कैसे एक मानव प्रजाति का जन्म होता है, फिर वो कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, अलग अलग जगहों पे जाता है, फिर नई प्रजाति का जन्म होता है, फिर पुरानी प्रजाति का खात्मा हो जाता है। इस तरह से जितनी भी प्रजातियां मानव, जो आधुनिक मानव के आने से पहले जितने भी आदि मानव की प्रजातियां आई और गई, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। उनके साथ साथ हम कुछ क्रांतिकारी बदलाव की चर्चा करेंगे मानव जीवन में, जैसे कि आग की खोज होना या कृषि का विकास होना या फिर मानव द्वारा पेंटिंग वगैरह करना। इसके साथ साथ हम अंततः ये जानने की कोशिश करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि आदि मानव का भौगोलिक विस्तार
किस किस जगहों पे कहाँ कहाँ पे किस मानव का था, यानी कि अलग अलग प्रजाति का अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से फैलाव हुआ था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।